नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11-12 के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग ललकार सीरीज में रिलेशन फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीवाईक्यूज का खात्मा करने वाले हैं। दोस्त, सर ने ये दोनों चैप्टर साथ में क्यों लिए हैं? क्योंकि ये सेम यूनिट के चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर से बहुत ही लिमिटेड टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। बेटा, ललकार सीरीज की खासियत क्या है कि सर 10 साल के पीवाईक्यूज को खंगाल के वो सारे सवाल तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं भाई, जो भी तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टाइप के पीवाईक्यूज लास्ट 10 ईयर से तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। अब सर ने ये पहले भी बोला है, सर दोबारा बोल रहे हैं, प्लीज इसका ध्यान रखना। ललकार सीरीज में सर हर टाइप का सवाल तो करा देते हैं, लेकिन ये हर टाइप के सवाल को इनफ नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस भी तो करना है। अगर इसकी कोई और वेरिएशन बन सकती है तो उसको भी तो प्रैक्टिस करना है। उसी के लिए सर ने बनाई है सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ। और ये मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ललकार सीरीज तुमको बताएगी कि चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल बन सकते हैं, और इन्हीं इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सवाल पे इनफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस तुमको सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ कराएगी। तो अगर आपने ललकार सीरीज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चैप्टर के लिए देख लिया और सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ को लगा लिया बढ़िया तरीके से, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से 90% से ऊपर पक्का फोड़ कर आओगे तुम लोग। लिखवा के ले लो। पहला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा, आपको सेट ए दिया हुआ, पूछा गया है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए। बहुत से बच्चों के लिए तो ये वाला सवाल नया होगा। यहीं पे ही आप लोगों को पता चलेगा कि बेटा कितना गैप है आपकी प्रिपरेशन में। अभी ये सवाल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा सवाल एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है? ये रहा आपके सामने प्रूफ। 2023 में आया हुआ है बेटा ये सवाल, और बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं है कि ऐसा सवाल बन भी सकता है, ऐसा सवाल एग्जिस्ट भी करता है। ऐसा सवाल एग्जिस्ट करता है यही नहीं पता, तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करोगे तुम लोग? तरीका ही नहीं पता है तुम लोगों को। इसलिए बेटा मैं बोल रहा हूं, जो मैंने सिलेक्टेड सवाल तुमको ललकार में और सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ में डाले हैं मैंने जो सवाल ना, ये तुम्हारे लिए एंड मोमेंट पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके तुम्हारी प्रिपरेशन 100% हो पाएगी। तो ऐसे टाइप का सवाल आएगा तो बेटा करना क्या है, देखो सबसे पहले मैं तुमको फॉर्मूला बता देता हूं और फिर तुमको मैं लॉजिक भी बता दूंगा। अगर ऐसे टाइप का सवाल आए कि भाई नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बताने हैं, तो फॉर्मूला होता है 2n²-n। ठीक है, n क्या है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि तुम्हारे सेट में मौजूद है। तो n की जगह यहां पर 2 आ जाएगा, सो दिस विल बी 2^2² - 2, दैट इज 2^2। द आंसर विल बी 4। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि यार आपके पास यहां पर एक सेट ए है, यहां पर भी सेट ए है, 3 5 3 5। सबसे पहले तो आप इमेजिन कर लो कि आपके ए क्रॉस ए में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे। इमेजिन कर लिया सर, 3 3 होगा, 5 5 होगा, 3 5 होगा, 5 3 होगा। ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे मेरे ए क्रॉस ए में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब यहीं से ही बेटा रिलेशंस फॉर्म किए जाते हैं। अगर मैं एक ऐसा रिलेशन लिख दूं, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने हैं तो समझना कि खुद का नाता खुद से होना चाहिए, खुद एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो बेटा ऐसा सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो दिखेगा वो आपको ऐसे दिखेगा, बोलो हाँ या ना। 3 इज रिलेटेड टू 3, 5 इज रिलेटेड टू 5, डन। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहां पे इनके अलावा 3,5 को भी ले लो, तो क्या रिफ्लेक्सिविटी ब्रेक हो गई मेरी? नहीं, R2 भी रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं आपको बोलूं 3,5 की जगह ना 5,3 ले लो यार, अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से 5,3 उठा लो इस बारी, तो 3,3, 5,5 और 5,3, क्या रिफ्लेक्सिविटी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। अब R4 देखो, अगर ऐसे टाइप का मैं कुछ रिलेशन बना दूं, 3,5 और 5,3 दोनों डाल दूं, ये भी रिफ्लेक्सिव है। तो ये 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल हैं, इसलिए यहां पर आपको 4 दिख रहा है। तो फॉर्मूला से भी आप समझ सकते हो और उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको समझ आएगा कि ऐसे सवाल आएंगे तो एग्जाम में करना कैसे। अगला सवाल अगेन बेटा आपके देखो रिसेंट टाइम्स में पूछा गया सवाल है और आसान सा सवाल है, ये हर बच्चा कर सकता है। ऐसे टाइप के सवाल आपके भतेरे हैं एनसीईआरटी में। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन, एन माने नेचुरल नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, पहला यहां पे दिख रहा है रिलेशन ऐसा जहां पर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? खुद का नाता खुद से। तो एक्स कॉमा एक्स यहां पे इमेजिन करो, तो क्या एक्स ग्रेटर देन एक्स सेंस भी बना रहा है? नहीं। दूसरा देखो, आर इज सच दैट जहां पे एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, x plus y is equal to 10 and xy belongs to
n। अब नेचुरल नंबर में सब होता है बेटा, तो 1,1, 2,2, 3,3 सब दिखना चाहिए मेरे को यहाँ पे इस रिलेशन में। अब यहाँ पे 1,1 रखोगे यानी कि 1 + 1 क्या ये 10 के बराबर होगा? नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तीसरा देखो एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज द स्क्वायर नंबर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। अब यहां पे देखो बेटा, अगर तुम एक्स कॉमा एक्स रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर मिलेगा विच इज अ स्क्वायर नंबर। तो मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 सबके सब अब जस्टिफाइड है, सबके सब अब वैलिड हैं, तो ये आपका एकदम रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करता है। भाई एग्जिस्ट नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ललकार सीरीज और सुपर 500 की इंपॉर्टेंस को समझो। तुम्हारा जो भी गैप है ना तुम्हारी प्रिपरेशन में, वो कवर हो जाएगा सारा का सारा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशंस इन द सेट 1, 2, 3 कंटेनिंग द एलिमेंट्स दिस। तो देखो बेटा, सवाल के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट रिलेशन का, जिसपे सवाल पूछा जा सकता है, तो वो भी जान लो। अगर आपको पूछा जाए कोई सा भी सेट देके कि सबसे छोटा इक्विवेलेंट रिलेशन कौन सा है, जैसे अगर मैं आपको ये सेट दे दूं और आपको बोलूं कि यार सबसे छोटा इक्विवेलेंट रिलेशन कौन सा होगा, तो बेटा वो ऐसा रिलेशन होता है जिसमें ऐसे टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हों खाली। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस सेट पे सबसे छोटा इक्विवेलेंट रिलेशन कौन सा होगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, 1,1, 2,2, 3,3। ठीक है, इसी को बेटा आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जहां पे एलिमेंट खुद से रिलेटेड दिखे, सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट्स दिखने चाहिए। तो ये बेटा रिफ्लेक्सिव भी है, दिख रहा है आपको, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये सबसे छोटा इक्विवेलेंट रिलेशन होता है और इसको आइडेंटिटी रिलेशन भी बोला जाता है। बात को दिमाग में बसा लो। अब उसने बोला है कि कितने इक्विवेलेंट रिलेशन बन सकते हैं इस सेट पे जिसमें ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। तो हम लोग बेटा सोचना चालू करेंगे, तो रिलेशंस फॉर्म करना चालू करते हैं। ठीक है, तो आपको सर ने बोला है कि इनकी जरूरत तो पड़ेगी। भाई इक्विवेलेंट रिलेशन है तो मतलब रिफ्लेक्सिविटी चाहिए, सिमेट्रिसिटी चाहिए, ट्रांजिटिविटी चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो इन तीनों का होना तो मांगता है, इन तीनों के बिना रिफ्लेक्सिविटी ब्रेक हो जाएगी बेटा। अब उसने बोला है कि ये दोनों भी चाहिए ही चाहिए। तो अब और कुछ ऐड मत करो, पहले चेक करो कि इन 5 पेयर्स के हिसाब से क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंट दिख रहा है। तो आप लोगों को इन तीनों के लिए मेहनत नहीं करनी है, ये तीनों के तीनों ऑलरेडी आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि सर ने बताया स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट। अगर सिर्फ ये तीनों होते रिलेशन में तो इक्विवेलेंट रिलेशन होता। तो मतलब जो ये नए लोग ऐड हुए हैं इनके ऊपर आपको चेक करना है कि भाई ये आपकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी पे फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो बेटा देखो, रिफ्लेक्सिविटी तो हमेशा ही आपकी वैलिड रहेगी जब भी आप ये तीनों लोग ऐड कर दोगे। ये और ये x कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स दिख रहा है, तो सिमेट्रिसिटी भी सही से मेरी सेटिस्फाइड है अभी तक। अब आता है ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी ही हमेशा आपको ज्यादा परेशान करेगा, तो एक बारी समझ लो कि ट्रांजिटिविटी चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद कभी नहीं फंसोगे। तो बेटा अगर ऐसे टाइप का सवाल आया और ट्रांजिटिविटी चेक करनी हो ना, हमेशा जो भी तुमने ऐड किए हैं लोग, जैसे मैंने बोला यहां तक का मामला फिनिश है, तुमको अब इन दोनों को कंसिडरेशन में लेना है। और हमेशा ना एक एक करके कंसिडरेशन में लिया करो। तो पहला वाला मैंने पेयर उठाया और इसका पहला एलिमेंट उठाया। ट्रांजिटिविटी माने x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू z है, इसका मतलब क्या है कि x रिलेटेड टू z दिखना चाहिए। अगर दिखेगा तो ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। तो अपन ने क्या किया बेटा, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उठाया। अब देखो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर जो आपका पहला एलिमेंट है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढो जहां पर जो इसका पहला एलिमेंट है बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स में वो सेकंड एलिमेंट की तरह दिखे। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बाकियों में से उठाओ जिनका सेकंड एलिमेंट 1 हो। तो आपको दिख रहा है ये और ये, तो फटाफट से क्रॉस चेक कर लो कि बेटा 1,1 है, 1,2 है, तो 1,2 मौजूद होना चाहिए है। 2,1 है, 1,2 है, तो 2,2 मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसके लिए चेक कर लिया। अब आ जाओ बेटा इस पे। यही चीज एग्जाम में बहुत फास्ट होगी, पहली बारी सीख रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है।
और मैं आराम से सिखा रहा हूं तुमको। अब इसको पकड़ो बेटा। अब देखो यहां पर जो तुम्हारा सेकंड एलिमेंट है ना, ऐसे लोग पकड़ो जहां पर यही फर्स्ट एलिमेंट की तरह दिखाई दे। तो मतलब ऐसे पेयर्स पकड़ो जहां पे तुमको 2 पहली पोजीशन पे दिखाई दे। यहां दे रहा है, यहां दे रहा है। तो अगर 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 मौजूद होना चाहिए, है। अगर 1,2 है, 2,2 है, तो क्या 1,2 मौजूद होना चाहिए, है। तो मतलब ट्रांजिटिविटी भी ब्रेक नहीं हुई यहां तक। अब हम चलेंगे अगले इंसान के पास, अगले ऑर्डर पेयर के पास। तो बेटा यहां तक अभी तक आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब मैं जा रहा हूं इसके पास, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा। इसके पहले इंसान को उठाऊंगा और देखूंगा यहां पर जो पहला इंसान है अकॉर्डिंग टू द रूल बाकी ऑर्डर पेयर्स में कहां पर ये दूसरी पोजीशन पे है। तो बेटा अब मेरे को 2 चाहिए सेकंड पोजीशन पे, तो यहां पर और यहां दिख रहा है। तो 2,2 है, 2,1 है, तो 2,1 होना चाहिए, है। 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 होना चाहिए, है। ठीक है। अब पकड़ो इसको, यहां पर जो सेकंड पोजीशन पे है, अब ऐसे ऑर्डर पेयर देखो जहां पे 1 आपकी फर्स्ट पोजीशन पे हो। 1 आपकी फर्स्ट पोजीशन पे यहां पर है और यहां पर। तो अब 2,1 है, 1,2 है, तो 2,2 होना चाहिए, है। 2,1 है, 1,1 है, तो 2,1 होना चाहिए, है। मतलब बेटा इन दोनों को ऐड करने से ना तुम्हारी ना तो रिफ्लेक्सिविटी बिगड़ी, वो तो बिगड़नी भी नहीं थी, ना तुम्हारी सिमेट्रिसिटी बिगड़ी और ना ही तुम्हारी ट्रांजिटिविटी बिगड़ी। मतलब ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो एक रिलेशन तुमको मिल चुका है। चलो अब और रिलेशंस बनाने की फॉर्म करते हैं इक्विवेलेंट। तो अब बेटा ये 5 लोग तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि ये दोनों लोग लेने ही लेने हैं एज पर क्वेश्चन, और इनके बिना तो बेटा हमारी रिफ्लेक्सिविटी ब्रेक हो जाएगी, है ना। बड़े प्यार से समझा रहा हूं, एक ही सवाल कर डालोगे ना तो ऐसा कोई भी सवाल आए ना फोड़ दोगे। 1,2, 2,1। अब देखो जो भी रिलेशन बनता है बेटा वो कहां से बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे विजुअलाइज करना पड़ेगा और कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो आपने 1,2 और 2,1 को ले लिया, 1,3, 3,1 भी बचा हुआ है, 2,3, 3,2 भी बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं 1,3 ऐड करते हैं इसमें। जैसे ही आप 1,3 ऐड करोगे सिमेट्रिसिटी चलाएगी कि भाई मैं ब्रेक हो रही हूं, मेरा ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आप उसको ब्रेक डाउन से बचाने के लिए 3,1 ऐड करोगे। बोलो हाँ या ना, करना पड़ेगा दोस्त, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो यहां तक आपका जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, यहां तक दिमाग मत लगाना। दिमाग सिर्फ नए जो पेयर्स ऐड हुए हैं उनके लिए लगाना है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि आपका 1 है फर्स्ट एलिमेंट, तो देख लो कहां कहां पे सेकंड एलिमेंट आपका 1 है। यहां यहां ऐसे बेटा टिक लगा लिया करो, फिर ना याद रहती हैं चीजें। तो 1,1, 1,3 है, तो 1,3 होना चाहिए, है। 2,1, 1,3 है, 2,1, 1,3 है, तो 2,3 होना चाहिए। 2,3 दिख रहा है कहीं पे, नहीं। तो अपने को 2,3 ऐड करना पड़ेगा। 2,3 ऐड करते ही सिमेट्रिसिटी चलाएगी। मुझे भी ऐड करो। अब बेटा तुमने यहां पर, अब तुमने यहां पर कुछ भी छोड़ा है क्या, बताओ। 9 के 9 ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पे मौजूद हैं जो कि यहां से बनाए जा सकते थे, यहां पे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनाए जा सकते थे। तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा रिलेशन हो गया। तो सबसे छोटा जो बेटा इक्विवेलेंट रिलेशन होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, और सबसे बड़ा जो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है वो तुम्हारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो ये एक्चुअली एक इक्विवेलेंट रिलेशन ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक ये और एक ये, यानी कि 2। समझे मुन्ना, बहुत टाइम लगाया है इस सवाल पे जानबूझ के, क्योंकि ये सब चीजें अगर तुम सीख लोगे ना तो यहां से जितने भी टाइप के सवाल आएंगे वो तुम बहुत अच्छे से बना लोगे। A relation R is defined on Z, Z माने integers, as A related to B if and only if this is equal to 0, then R is। तो बेटा आपको अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो आपको A related to A चेक करना पड़ेगा।
तो यहां पर b की जगह a रख दो, तो a स्क्वायर माइनस 7a² प्लस 6a², तो 7a² माइनस 7a² 0, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, अगर a रिलेटेड टू b होल्ड करता है तो b रिलेटेड टू a होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चेक करना है। तो a और b को रिप्लेस करोगे बेटा तो कुछ ऐसा दिखेगा, b² माइनस 7ba यानी कि 7ab ही प्लस 6a²। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये 0 के बराबर है या नहीं है? अगर कभी भी कंफ्यूजन हो ना, एक कोई ऑर्डर्ड पेयर पकड़ के देख लो। तो सबसे पहले आप ना एक ऐसी ए और बी की वैल्यू सोचो, एक ऐसा ए और बी का ऑर्डर पेयर सोचो जो कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर मैं बोलूं कि क्या यहां पर 6,1 डाल के देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, ये सोच लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये हो जाएगा 42 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 6 42 माइनस 42। 6,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो चेक करो 1,6 करेगा क्या? नहीं करेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करना है, ए रिलेटेड टू बी अगर ट्रू है, बी रिलेटेड टू सी अगर ट्रू है, तो चेक करना है कि ए रिलेटेड टू सी है या नहीं है। तो आप सिंपली बेटा ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज ट्रू प्लस 6b² इज इक्वल टू 0, ये वैलिड है। और उसके साथ साथ b रिलेटेड टू c यानी कि b² माइनस 7bc प्लस 6c² इज ऑल्सो 0। सो यू हैव टू चेक वेदर a इज रिलेटेड टू c, दैट मीन्स a² माइनस 7ac प्लस 6c² इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क। दिस इज ट्रू, वेदर दिस इज ट्रू। तो यार आपको देखते ही पता चल रहा है कि यार यहाँ पर ए सी का प्रोडक्ट आ गया है। इन दोनों से आप कुछ भी मैनिपुलेशन करो, आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये बेटा एक्चुअली ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं एप्ट ऑप्शन ढूंढूंगा, आंसर विल बी दिस। चलो इसको बनाते हैं बेटा। Let A is equal to this, then the number of equivalence relations in A containing this. Again same type का प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं करा रहा हूं। एक प्रॉब्लम पे मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर चुका हूं कि ऐसे टाइप के सवाल करते कैसे हैं। तो देखो दोबारा ये सवाल आया हुआ है, मतलब रिपीटेड टाइप का पैटर्न है ये। तो आपके एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है, ये आप खुद से करेंगे बेटा, दिस इज योर ओन टास्क। चलो, लेट W डिनोट द सेट ऑफ वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है भाई, W डिनोट द सेट ऑफ वर्ड्स। डिफाइन द रिलेशन R बाय R में बेटा ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कि W क्रॉस W, मतलब वर्ड को वर्ड के साथ पेयर किया गया है, सच दैट X एंड Y हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन। तो वर्ड को वर्ड के साथ पेयर किया गया, रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स रखने हैं जहां पर इन दोनों वर्ड्स में एटलीस्ट एक लेटर कॉमन हो। बात समझ आ गई? शो दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, तो प्रेजेंटेशन मैटर्स। तो मैं प्रॉपरली लिखूंगा कि भाई अब मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव अपने को ऐसा कुछ दिख रहा है रिलेशन में या नहीं। X रिलेटेड टू X, इज दिस ट्रू? यस। वाई? बिकॉज अगर आप दोनों जगह पे बेटा सेम वर्ड्स रख दोगे तो उनमें तो सब कुछ ही कॉमन होगा, और आपकी कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट एक कॉमन चाहिए। चेक करो सिमेट्रिसिटी फटाफट से। तो अगर ऐसा इंसान आपके रिलेशन में है तो आपको चेक करना है y, x भी होगा या नहीं होगा। तो एक बात बताओ बेटा, यहां पर x और y दो वर्ड्स हैं और उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तभी तो वो रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप यहां पे वर्ड्स को इंटरचेंज भी कर दोगे, उनकी पोजीशन को भी इंटरचेंज कर दोगे, तो उनमें अभी भी तो जो कॉमन चीज थी वो रहेगी ना, क्योंकि वर्ड्स थोड़ा ना बदल रहे हैं। तो ये एकदम ट्रू है, मतलब सिमेट्रिसिटी भी है यहां पर। अब चेक करो बेटा ट्रांजिटिविटी। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल ले लो, बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने मान लो एक रैंडम वर्ड ले लिया, कोई भी ग्रैंड, ठीक है, इसके साथ कोई वर्ड लो जिसमें आपको सिर्फ एक ही कॉमन दिखे, कुछ आसान हो जाएगा। ग्रैंड हो गया, तो एक काम करते हैं अपन लोग ले लेते हैं रॉट। ठीक है, आर कॉमन है यहां पर, तो ये आपके रिलेशन में आएगा, मतलब एक्स इज रिलेटेड टू वाई। तो ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई।
अब y और z की कहानी देखनी है, तो रॉट ले लो यहां पर, और इसके साथ ले लो बेटा, एक काम करो, हॉट ले लो। चलो ठीक है, आपको यहाँ पे ओ भी कॉमन दिख रहा है, टी भी कॉमन दिख रहा है, तो एटलीस्ट चाहिए थे वन, अपने को तो दो दिख गए यहाँ पे लेटर्स कॉमन। तो बेटा ये भी आपका रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। एक्स इज रिलेटेड टू वाई, वाई इज रिलेटेड टू जेड। अब मेरे को बताओ कि आपको एक्स रिलेटेड टू जेड दिख रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? कोई सा भी लेटर कॉमन दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर जी नहीं है, आर नहीं है, ए नहीं है, एन नहीं है, डी नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है सर, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। बोलो समझ आया? बहुत ही प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था। ऐसे टाइप का सवाल आप कर चुके हो, मैंने वन शॉट्स में भी करवाए हैं और आपने खुद भी करे होंगे ऐसे सवाल, आपकी एनसीईआरटी में भी मौजूद है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाय आर इज, जहां पे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब सबसे पहले अगर आप यहां पे रिफ्लेक्सिव के लिए दिमाग लगाओगे तो आप सोचोगे क्या इस रिलेशन में ऐसे टाइप के लोग हैं? तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल होंगे, क्योंकि दिस इज जीरो विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा पूरा, डिविजिबल बाय 2, हेंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर आप चेक करोगे बेटा सिमेट्रिसिटी, तो आप कैसे लिखोगे? दैट ए इज रिलेटेड टू बी, if a is related to b, it implies mod of minus b, mod of a minus b is divisible by 2, by 2. Now we have to check whether b is related to a. It implies क्या mod of b minus a divisible by 2 होगा, हाँ या ना? तो बेटा अगर मॉड ऑफ a माइनस बी डिविजिबल है 2 से, तो मॉड ऑफ b माइनस ए भी तो होगा यार, कितनी बेसिक सी चीज है। Hence the relation is symmetric also. Now check for transitivity. ट्रांजिटिविटी में हमेशा बेटा सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? आप हमेशा ये दोनों चीजें बहुत आसानी से कर लोगे। तो ट्रांजिटिविटी पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, ठीक है? ए बी से रिलेटेड है, इट इंप्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज समथिंग लाइक 2, वहां पे एक काम करता हूं, यहां पे ले लेता हूं 2x। तो यहां से क्या चीजें ऐसी लिखी जा सकती हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, and if b is related to c, it implies mod of b minus c is also divisible by 2. Let me write this as 2y. तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y? अब मेरे को चेक करना है, अगर ये सत्य है, ये सत्य है, तो क्या a रिलेटेड टू c है? फॉर दिस मॉड ऑफ a माइनस सी शुड बी डिविजिबल बाय 2, शुड बी, पता नहीं है अभी, चेक करना पड़ेगा, शुड बी डिविजिबल बाय 2। और अब जो गिवन चीजें हैं हम लोग उनको यूज करेंगे। इफ आई आस्क यू टू ऐड देम अप, कि इनको जोड़ दो, तो आपको पता है a माइनस सी किसके बराबर दिखेगा, प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, x प्लस वाई को भी कुछ ले लो, z ले लो, एक काम करो, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहां से क्या आपको ये दिख रहा है, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 2z, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। हाँ जी, प्रूफ कर दिया, मतलब ट्रांजिटिविटी भी प्रूफ हो गई। अब जब तीनों चीजें प्रूफ कर दी, तो एंड में एक प्यारी सी कैपिटल लेटर्स में लाइन लिखाना, भाई दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन एज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एट द सेम टाइम। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ मुन्ना। ओहो, ऐसे सवाल बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। अगर आप अपना सैंपल पेपर उठाओगे तो आपको इस टाइप के सवाल दिखेंगे बेटा, ठीक है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, let a is equal to 1 2 3 to 9 and r be the relation in a cross a defined by this: a comma b related to c comma d if a plus d is equal to b plus c. For a b c d in a cross a, prove that r is an equivalence relation. Also obtain the equivalence class for this 2 comma 5.
बड़ा ही लाजवाब सवाल है, एक ही ऐसा सवाल कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। और इस टाइप के बहुत सवाल आपको सुपर 500 की पीडीएफ में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, वहां से पीडीएफ उठा ले। चलो, तो सबसे पहले आपको दिया कैसे हुआ बेटा, रिलेशन ऐसा डिफाइंड है कि a कॉमा बी विल सेट टू बी रिलेटेड टू c कॉमा डी इफ दिस इज ट्रू, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब एक्सट्रीम्स का सम, जो ये बीच में लोग हैं, इनके सम्स के बराबर दिखना चाहिए। तो अब मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए यहां पर जो इंसान है वही यहां पर दिखना चाहिए। सो रिफ्लेक्सिविटी के लिए मेरे को ये चेक करना है वेदर a कॉमा बी विल बी रिलेटेड टू a कॉमा बी। सो इट इंप्लाइज एक्सट्रीम्स का सम a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस a। इज दिस ट्रू? एब्सोल्युटली, क्योंकि जो आपकी एडिशन होती है वो क्या होती है बेटा, कम्यूटेटिव होती है। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक हो गई। अब आ जाओ बेटा सिमेट्रिसिटी पे। इफ a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी, ये सच है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है आपके रिलेशंस के सेट में, तो इसका मतलब हो गया a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो आपको चेक करना है वेदर c कॉमा डी विल बी रिलेटेड टू a कॉमा बी और नॉट। तो यहां से अगर मैं यही वाला रूल अप्लाई करूं तो c प्लस बी शुड बी इक्वल टू d प्लस a। अब आप मेरे को बताओ, ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई कुछ फर्क है क्या? यहां पे स्विच कर दिया, यहां पर भी स्विच कर दिया और साइड चेंज कर दिया यार, बस कुछ फर्क आ गया क्या? कम्यूटेटिविटी तो दिख रही है आपको यहां पर भी, तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है। तो सिमेट्रिसिटी भी यहां पे होल्ड कर रही है। मेरे गले की ना बैंड बज रखी है। अब चेक करते हैं बेटा ट्रांजिटिविटी। ध्यान से देखना, अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखता हूं आप, तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, ये ट्रू है। अब सी डी किसी ई एफ से रिलेटेड है मान लो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c प्लस एफ एक्सट्रीम्स का सम शुड बी इक्वल टू जो ये बीच में है इनका सम, d प्लस e, ये भी ट्रू है। सो नाउ आई हैव टू चेक इफ दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, वेदर a कॉमा बी इज रिलेटेड टू e कॉमा एफ। हाउ डू आई चेक दिस नाउ? आप लोग वो रूल अप्लाई करो और देखो कि ये सही होगा या नहीं होगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट इफ a प्लस एफ विल बी इक्वल टू b प्लस ई। यहां से इन दोनों की मदद से आपको ये बनाना है बेटा, तो बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हो। a चाहिए अपने को, f चाहिए, b चाहिए, e चाहिए। बोलो हाँ या ना? जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे सिंपली, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ। दिस शुड बी इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। खत्म? बोलो हाँ या ना? खत्म। तो a प्लस एफ इज इक्वल टू b प्लस ई, हेंस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये बेटा आपका ट्रांजिटिव भी वेरीफाई हो गया यहां पर। तो अब आप बोलोगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन यहां पे सवाल खत्म नहीं हुआ है। ये गलती बच्चों से होती है, अगर इस टाइप का सवाल आता है वो यहां पे सवाल को छोड़ देते हैं खुशी खुशी में और ये भूल जाते हैं कि इसका एक और पार्ट अभी बाकी है। आपको इस पेयर के लिए इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है बेटा। तो अब आप बताओ, अगर आप इसको a कॉमा बी की जगह लिखते हो तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए, ठीक है, ऐसे निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास, जो कि ये चीज होल्ड कर दे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। बोलो हाँ या ना? और आपको दिख भी रहा है कि कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं ओरिजिनल सेट में। तो अब यहां से अब आप क्या लिख सकते हो बेटा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कैसा दिखेगा, x की जगह आप क्या लिख सकते हो, y प्लस 3 लिख सकते हो। तो यहां पे ये y प्लस 3 कॉमा y, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर दिखेगा। बोलो बात समझ आ रही है ना? एक भाई रुको, मैंने यहाँ पे सही चीज करी है ना, एक 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे नहीं 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 नहीं, हाँ गड़बड़ हो गई ना, मेरे को लग ही रहा था। इसको करेक्ट कर देते हैं। तो यहां से बेटा आपका y आएगा इसके बराबर x प्लस 3 के बराबर।
तो आपका जो अब ये ऑर्डर्ड पेयर है ये कैसा दिखेगा बेटा, ये ऐसा दिखेगा कि यहां पर अगर x है तो यहां पर x+3 रख सकते हो। अब आपको x की जगह क्या क्या रख सकते हो सब पता है, तो 2,5 के हिसाब से जो आपकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी वो पता है कैसी हो जाएगी, 2,5 विल बी रिलेटेड टू 1 रखोगे तो 1,4, फिर यहां पे 2,5, फिर यहां पे 3,6, ऐसे सारे लोग आप लोग ले सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखना इसके बाहर नहीं जाना है अपने को, तो वो सारे के सारे आपके इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे फॉर दिस। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इफ n denotes the set of all natural numbers and r is the relation on n cross n defined by ab related to cd, सेम टाइप का पैटर्न है। इफ दिस इज द रूल शो दैट r is an equivalence relation, तो बेटा अगेन एक सेम टाइप का सवाल है, 2023-2015 में पूछा जा चुका है, मतलब रिपीटेड टाइप है। तो अब तुमको समझ आ रहा होगा जब सर ने बोला था ये सवाल कराते हुए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल है, रिसेंटली ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मतलब इन सवालों पे अच्छा होल्ड अपने को बनाना है। तो वो एक डिफरेंट टाइप था बेटा। देखो यहाँ पे ना रूल इजी था, यहां पर जो ये रूल दिया हुआ है ना बेटा, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि टिपिकल है, तो यहां पर हो सकता है कि थोड़ी मैनिपुलेशन ज्यादा करनी पड़े। तो ये वाला सवाल भी मैं आपको अच्छे से कराता हूं, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले बेटा अपने को क्या चेक करनी है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। इसके लिए क्या है बेटा, ए बी रिलेटेड टू ए बी दिखना चाहिए। और सबसे पहले ना बेटा आप ना यहां पे ना रूल को ना अच्छे से ना दिमाग में बसा लो, पैटर्न देख लो रूल में। ए डी, तो यहां पर a+d राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में, यहां पे जो चीज सम में है वो यहां पर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में है। पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। चलो फटाफट से ए बी रिलेटेड टू ए बी के लिए ये वाला रूल लिख डालो। तो बेटा देखो ए की जगह तो ए रहेगा और डी की जगह आ जाएगा बी। जो ये चीज यहां पे प्रोडक्ट में थी वो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में सम में जाएगी, सर ने बताया था। बोलो हाँ या ना। अब यहां पे ब्रैकेट में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बी और सी, मतलब इन दोनों का सम b+a। यहां पर जो चीज ब्रैकेट में सम में है वो यहां पे प्रोडक्ट में आएगी, पैटर्न, तो ये हो जाएगा ba। अब एक बात बताओ, क्या ये चीज सही नहीं है क्या, ए बी को ba लिख दिया यहां पर और b+a को a+b लिख दिया, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, जो यहां से मिलेगा वो यहीं से मिलेगा यार। हेंस दिस इज ट्रू, रिफ्लेक्सिविटी आपने प्रूव कर दी कि भाई यहां पर होल्ड कर रही है। चलो अब आ जाओ बेटा फटाफट से सिमेट्रिक देख लेते हैं है या नहीं है ये रिलेशन। तो अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है, इसका सिंपल मतलब है कि ये सही है। मैं लिख नहीं रहा यहां पे, टाइम वेस्ट होगा। तो अपने को चेक करना है क्या सी डी ए बी से रिलेट करेगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए रूल लिख लो, फिर चेक करेंगे कि वो सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा दोस्तों। तो रूल क्या है बेटा, ए डी पहला और चौथा का प्रोडक्ट, जो यहां पे प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड में सम बन जाएगा, है ना। देखो पैटर्न ऑब्जर्व करने से चीजें जल्दी लिखी जाती हैं। और फिर यहां पर है b+c, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब d+a। यहां पर जो ब्रैकेट में सम में आ रहा है वो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट था। अब बेटा इसको देखो, क्योंकि इसके हिसाब से ये सही है, तो इसके हिसाब से हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। अब एक बात बताओ, यहां पर bc था, cb कर दिया, a+d था, d+a कर दिया, ad था, da कर दिया, b+c था, c+b कर दिया। तो अगर ये चीज सही है तो बेटा ये चीज भी तो सही होगी। तुमने कुछ किया ही नहीं है, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया और मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर चेंज कर दिया। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, दोबारा बता रहा हूं, मतलब ये चीज एकदम सही है। तो यहां पे तुम सिमेट्रिसिटी भी प्रूफ कर चुके हो। अब आएगा असली गेम ट्रांजिटिविटी का। ट्रांजिटिविटी में दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो तो अब अपने को अगर ये दे दिया जाए कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है, इसका सिंपल मतलब है ये जो लिखा हुआ है ए डी b+c विल बी इक्वल टू b+c a+b। और ये भी दे दिया जाए कि सी डी किसी AF से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, सी डी अगर किसी EF से रिलेटेड है तो ये हो जाएगा CF। यहां पे जो प्रोडक्ट में है वो यहां पे सम में चला जाता है, ठीक है। और D+E यहां पर आएगा ब्रैकेट में, यहां पे जो सम में वो यहां पे प्रोडक्ट में। ये दोनों की दोनों गिवन स्टेटमेंट्स की तरह लोगे, ट्रू स्टेटमेंट्स की तरह लोगे। तो अब आपको चेक करना है वेदर ए बी इज रिलेटेड टू EF और नॉट। तो ये कैसे चेक करेंगे बेटा, सबसे पहले रूल देख लो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो आएगा यहां पर AF, राइट हैंड साइड में ये जाएगा सम में,
और फिर आएगा बी ई, यहां पर बी प्लस ई, तो यहां पर हो जाएगा बी ई। तो ये अपना मुद्दा है, ये अपने को चेक करना है। अब देखो ये कैसे चेक करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो पैटर्न ही आपको देगा बेटा ये चीज निकाल के। आप लोगों को जब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहां पर एडी है तो यहां पर ए प्लस डी है, यहां पर बी प्लस सी है तो यहां पर बी सी है, तो आप अगर इस बी सी को यहां ले जाओ और एडी को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या यहां से आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी? बी प्लस सी ओवर बी सी इज नथिंग बट 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू ए प्लस डी ओवर एडी, 1/a प्लस 1/d। बोलो हाँ या ना? सेम गेम यहां पे खेलोगे, डीई को नीचे ले जाओ, सीएफ को यहां पे नीचे ले जाओ, तो क्या यहां पे 1/d प्लस 1/e विल बी इक्वल टू 1/c प्लस 1/f दिखेगा? बोलो हाँ या ना? नाउ इफ यू एड दीज अप दोस्तों, इफ यू एड दीज अप 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/e, सारे लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड कर दिया, दिस शुड बी इक्वल टू 1/a प्लस 1/d प्लस 1/c प्लस 1/f। क्या क्या खत्म हो रहा है? ये खत्म हो रहा है और ये खत्म हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 1/b प्लस 1/e। तो अगर इस बीई को नीचे ले जाओगे तो 1/b प्लस 1/e दिखेगा। राइट हैंड साइड में 1/a प्लस 1/f, इस af को नीचे ले जाओगे a प्लस f के, तो क्या 1/a प्लस 1/f बचेगा। तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो आपने ट्रांजिटिविटी भी प्रूव कर दी, हेंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंट रिलेशन। बहुत ही अच्छा सवाल था, इसलिए इसको प्यार से करवाया है। तो ये ललकार सीरीज का जो पार्ट है बेटा, ये आपको 8 मार्क्स इंश्योर करेगा आपके। लेकिन इन्हीं सवालों की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है सुपर 500 से, मैं दोबारा दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूं। द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस इज बाइजेक्टिव 1 1। तो आपको बेटा सारी बेसिक चीजें पता है, टर्मिनोलॉजी पता है, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो अपने को फंक्शन दिया हुआ ये, ठीक है, और आपको डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और आपकी को डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना? सारे के सारे यहां पर आप लोग अलाउड है, कुछ भी डाल सकते हो। तो एक बात बताओ, क्या ऐसे आप देखो 1 1 के लिए क्या है कि बेटा आपकी 1 to 1 यूनिक कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। तो क्या आप x की दो ऐसी वैल्यूज यहां पे सोच पा रहे हो जो आपको सेम एफ एक्स दे दे? अगर सोच पा रहे हो तो बेटा वो 1 1 नहीं होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, क्या कहते हैं, इसकी जगह रख देता हूं, एक्स की जगह रख देता हूं 1, कहां पर होता है भाई, 0 रख देता हूं चलो, तो भी ये 4 + 3 बनेगा 7। और अगर मैं एक्स की जगह 2 पाई रख दूं, है ना, 2 पाई रख दूं, 2 पाई बेटा आपके रियल नंबर्स के सेट के अंदर ही आता है, गलती मत कर देना, है ना? पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो वो रियल नंबर्स में ही काउंट होता है। 2 पाई रखोगे बेटा तो भी तुमको 4 + 3 7 दिखेगा। तो क्या ये 1 1 है? नहीं। तुमने ऐसी एक्स की दो वैल्यूज देख ली जहां पे तुमको सेम वाई मिल रहा है, मतलब सेम एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, मतलब ऐसे टाइप की चीज तुमको विजुअलाइज हो गई। अब ये क्या है बेटा, ये तो मैनी टू वन हो गया ना, मैनी वन, ये 1 1 नहीं है। अब चेक करते हैं बेटा हम लोग ऑन टू, ठीक है? क्या चेक करते हैं हम लोग? ऑन टू। बताओ ऑन टू कैसे चेक करते हैं? ऑन टू के लिए चेक करना होता है कि भाई आपकी जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो आप एक बात बताइए, आपकी cos x की क्या रेंज होती है? तो 3 cos x की क्या हो जाएगी? तो 4 + 3 cos x की क्या हो जाएगी? तो ये आपके इस फंक्शन की रेंज है और आपकी कोडोमेन है आर। आर दे इक्वल? नो। हेंस द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। भाई एक बार ये वाला सवाल कर लो यार, थोड़ा सा ना पानी पी लूं, वरना तो भाई हो जाएगा, मेरा गला बच जाएगा। आई थिंक नेट नहीं चल रहा है। आई होप रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत ना हो यार। चलो भाई, द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम दिस विच आर 1 1।
यार तो देखो, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है ना, तो आप ऐसे सवालों को बहुत इजीली कर दोगे। वन वन का मतलब है एक की एक से यूनिक कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपके पहले वाले में 5 लोग मौजूद हैं और दूसरे में 2 लोग मौजूद हैं, तो क्या 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो भी सकती है? यहाँ पर पॉसिबल है क्या? भाई आपको यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों को सेम मैपिंग में डालना ही पड़ेगा, तो यहां पर मैनी वन ही बनेंगे, वन वन बन ही नहीं सकते हैं। आंसर इज 0। चलो भाई, अगला सवाल तुम लोगों के सामने है। अब द फंक्शन f into n इज डिफाइंड बाय दिस, द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगेन वही टाइप का सवाल है बेटा। तो देखो, अगर मैं यहां पे n की जगह 1 डालूं, 1 इज व्हाट, ऑड, तो मेरे को यहां से आंसर मिलेगा 1 + 1, 2/2 इज 1। और अगर मैं n की जगह 2 डालूं विच इज even, तो 2/2 1। सो आपको दिख रहा है कि 1 और 2 दोनों पे ही मेरे को सेम इमेज मिल रही है, तो क्या ये 1 1 हुआ? नहीं, तो ये 1 1 तो नहीं है। ऑन टू चेक कर लेते हैं बेटा। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, अपन ने रेंज देखनी होती है और कोडोमेन देखनी होती है बेटा। तो ये रही आपकी कोडोमेन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब आप देखो कि यहां पर आपको जो इमेजेस मिल रही हैं, जो आपको y की वैल्यूज मिल रही हैं, वो इससे कोइंसाइड करेगी या नहीं करेगी सिंपली। तो देखो यार, जैसे 1 डाला, 2 डाला, अब आप अगर यहाँ पे 3 डालोगे, तो 3 + 1 4/2 2 मिल जाएगा। यहां पे अगर आप 4 डालोगे, तो 4/2 2 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो आपको सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मिलते हुए यहां पे दिखाई देंगे एज इमेजेस। मतलब आपकी जो कोडोमेन है वो रेंज के एब्सोल्युटली बराबर दिख रही है। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 बट ऑन टू है। ठीक है, ऑन टू बट नॉट 1 1 इज इन ऑप्शन सी। अगेन बेटा रीसेंट टाइप का सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हो चलो भाई, एक केस बेस्ड है आपके सामने, और ये बहुत फेमस केस बेस्ड है। बहुत बच्चों को परेशान किया है बेटा इस केस बेस्ड ने। आपको देखो कैसे चुटकियों में एक केस बेस्ड में करवा दूंगा सवाल। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस, ठीक है जी, अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज, बॉयज एंड गर्ल्स। देयर वर 28 पार्टिसिपेंट्स इन ऑल। अमंग ऑल ऑफ देम, finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi forms 2 sets B and G with these participants for his college. B मतलब सेट ऑफ बॉयज हो जाएगा और G मतलब सेट ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। तो बेटा B में उसने 3 लड़के डाल दिए, B1 B2 B3, और G सेट में उसने 2 लड़कियां डाल दी, G1 और G2। अब वो क्या बोल रहा है देखो, based on the above information answer the following question. How many relations are possible from B to G? 2023 का सवाल है। बच्चे तभी परेशान हुए थे, अरे सर ऐसे सवाल आने लगे हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग सवाल है। हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी? तो ये तो बच्चा सवाल है, तुमको पता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाते हैं भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट में देख लो तुम्हारे कितने एलिमेंट्स है, कितने ऑर्डर पेयर है। 2 to the power दैट विल बी माई आंसर। तो यहां पर बेटा तुम्हारे टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे? 6 बनेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 to the power 6। Among all possible relations from B to G, this is interesting. How many functions can be formed from B to G? तो आपको अब यहां पे कोई फॉर्मूला पता हो, या तो भाई लॉजिकली फोड़ना आता हो इस सवाल को, तभी कर पाओगे। तो बेटा देखो, यहां पे तुम्हारे पास 3 लोग हैं, B1 B2 B3। अब जिसकी फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना, वो इस सवाल को बना लेगा, सेकंड पार्ट को। अब 2 to the power 6 तो मेरे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए, उसमें से कुछ ही तो बेटा फंक्शंस के लिए क्वालिफाई होते हैं ना। तो कितने होंगे वही मेरे को बताना है। तो एक बात बताओ, जो ये B1 है ये इसके साथ भी और इसके साथ भी मैपिंग कर सकता है। जो ये B2 है वो इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, और जो ये B3 है ये भी। तो हर एक जो भी सेट ए में आपको इंसान दिख रहा है वो 2-2 लोगों के साथ मैपिंग कर सकता है, मतलब 2-2 ऑप्शंस हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट वुड बी फॉर्म दिस। तो पीएनसी लगेगा बेटा यहाँ पे 2 into 2 into 2। आंसर इज 8 और 2 to the power 3। सो सेकंड का जो आंसर है वो है 2 to the power 3। थर्ड सवाल क्या कहता है? लेट आर बी टू बी डिफाइंड बाय दिस एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेक्स, चेक इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने बेटा क्या किया, बॉय के सेट से बॉय में ही आपने एक रिलेशन डिफाइन किया है बी टू बी, सच दैट रिलेशन में क्या दिख रहा है? एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेट, सेम सेक्स, चेक इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेटा देखो, अगर यहां पर x, x लिख दोगे खुद का ही खुद के साथ, और मैं लड़का हूं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है सेम सेक्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहां पर आपका ये क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव हो गया।
अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अगर आपने बोल दिया कि x और y दोनों के दोनों मेल्स हैं, तो क्या y और x दोनों के दोनों मेल ही रहेंगे ना, ऑर्डर चेंज करने से क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक है। x और y दोनों के दोनों मेल हैं और y और z दोनों के दोनों मेल हैं, तो क्या x और z भी मेल होंगे, बिल्कुल होंगे, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, जो ये और वाला पार्ट है ये आप खुद से करेंगे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, सारे सवाल करा चुका हूं, ये लास्ट टाइप का सवाल बचता है जहां पर आपको प्रूफ करना है कि ये 1-1 है और ऑन टू है। तो प्रूविंग वाली चीज कैसे करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। अगर आपको 1-1 और ऑन टू पे सवाल आए तो सबसे पहले आप 1-1 उठाइए। ठीक है, 1-1 प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं लेट देयर बी सम x एंड y बिलोंगिंग टू डोमेन। ठीक है, डी लिख रहा हूं मैं यहां पे, बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। मतलब आप यहां से दो एलिमेंट उठा रहे हो, कोई x, y, x एंड y, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। ऐसे दो एलिमेंट उठाए और बोल दिया कि यार उनकी इमेजेस सेम है। तो अब आपको फंक्शन दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। तो एक काम करो, यहां पे x और y मत उठाओ, x1 और x2 ले लो। ठीक है, तो यहां पर x1 और x2 ले लो, x1 एंड x2 सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो जब आप इस कंडीशन को यहां पे रखोगे, सो 4x1 अपॉन में 3x1 प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 4x2 अपॉन में 3x2 प्लस 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको दिखेगा x1 इज इक्वल टू x2। मतलब ये चीज अगर आपको सही दिख रही है कि x1 और x2 पे इमेजेस आपको सेम दिख रही हैं, ये जब भी पॉसिबल है जब x1 और x2 सेम हो, मतलब x1 और x2 डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है। मतलब यहां पे आप लोगों ने कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड एक तरीके से यूज किया है। जब आपको ये दिखा तो आपने बोला कि हेंस द फंक्शन इज 1-1, मतलब हमारी यूनिक एसोसिएशन है, हेंस द फंक्शन इज 1-1। ठीक है, तो यहां पर एक पार्ट हो गया आपका खत्म। अब आते हैं बेटा ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको रेंज पे थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा और रेंज और कोडोमेन को कंपेयर करना पड़ेगा अपने को। अब देखो बेटा, यहां पर आपकी कोडोमेन क्या है, सबसे पहले देख लो, सारी चीजें अलाउड हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब यहां से x निकालो इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, x निकालो रेंज के लिए, पता है 11th-12th में ऐसे सवाल किए हैं आपने। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। तो एक काम करते हैं, y को इधर ही हमको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। तो एक काम करो, x को उधर भेज दो, ये हो जाएगा अपना x, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3y। तो राइट हैंड साइड पे अगर मैं इस वाली टर्म को भेज देता हूं और x कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3y और यहां पे बचा हुआ है 4y। तो यहां से मेरे पास आएगा बेटा x विल बी इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है, बोलो हाँ है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे बोला हुआ है कि आपकी कोडोमेन में सब हर कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप एक बात बताओ, यहां पर अगर आप y की वैल्यू 4/3 डालेंगे तो x नॉट डिफाइंड चला जाएगा, यहां पर कोई x नहीं है। तो आप यहां पे लिखोगे फॉर y इज इक्वल टू 4/3 देयर इज नो प्री इमेज और देयर इज नो x इन डोमेन, therefore दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन बेटा 1-1 तो है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, बिकॉज y इज इक्वल टू 4/3 के लिए मेरे को मेरे पहले वाले सेट में कोई प्री इमेज नहीं दिख रही है। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं दिख रहा है मेरे को पहले वाले सेट में जो मेरे को 4/3 मैप करके दे दे। मतलब जो आपकी कोडोमेन है, जो आपकी रेंज है, उसमें अंतर आ गया, हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। चलो भाई, अगला सवाल तुम लोगों के सामने है, अगेन सेम टाइप का सवाल है बेटा, और ऐसा सवाल मैंने अपने वन शॉट में भी करा रखा है, तुम लोग इसको खुद से करना। ठीक है, एक सवाल करा दिया ऐसे टाइप का, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
A relation R in the set A 1 to 3 is defined by this. Which of the following ordered pair in R shall be removed to make it an equivalence relation in A? तो देखो ऐसे टाइप का सवाल मैंने तुमको समझाया है कि कैसे पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया। 1 1 दे दिया, 2 2 दे दिया, 3 3 दे दिया, साथ में 1 2 दे दिया और बोल दिया कि इसमें से क्या तुम रिमूव करो कि इक्विवेलेंट बन जाए। तो आपको मैंने बताया ना, आइडेंटिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन। तो सीधा सीधा 1 2 को बोलो बाहर जा भाई, तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाए। Define the relation R in the set n cross n as follows. Prove that, again same type का सवाल, A भी related to CD वाला सवाल, और इस बार तो कंडीशनिंग भी बहुत ज्यादा आसान है, बना लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया। तो पूछ रहा है कि बेटा क्या है, बाइजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, क्या है। तो देखो 1 की मैपिंग 4 से, 2 की मैपिंग 5 से, 3 की मैपिंग 6 से। तो सारे के सारे तो बेटा सेट ए के ले रखे हैं, मतलब फंक्शन तो है ही, और सबकी अलग अलग मैपिंग दिख रही है, मतलब ये एक 1 1 फंक्शन है। ठीक, क्या ये ऑन टू है दोस्तों? ऑन टू के लिए आपकी जो कोडोमेन है और रेंज है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन आपकी रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये ऑन टू तो नहीं है, मतलब दिस इज जस्ट एंड 1 1 फंक्शन। और 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? इंजेक्टिव। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव, और जो 1 1 ऑन टू हो उसको बाइजेक्शंस बोला जाता है या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। सारी चीजें रिवाइज करा रहा। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अगेन बेटा यहां पर ज्यादा बुद्धि, जहां पे ग्राफ पता हो ना, 10th क्लास से तुमको पता है इस क्यूब का ग्राफ कैसा होता है। 1 1 है क्या, पूरे की पूरी तुम देखो बेटा, हर जगह देखो, क्या कोई सा भी ऐसे 2 एक्स देख पा रहे हो, एक से ज्यादा एक्स देख पा रहे हो जो सेम वाई दे रहे हो? बोलो हाँ या ना। देख पा रहे हो? नहीं दिख रहा, तो ये 1 1 है। ऑन टू का मतलब आपकी जो यहाँ पे देखो कोडोमेन है, क्या वो रेंज के बराबर? हाँ भाई, सब तो यहाँ पर आ जाएगा, सारी की सारी वाई की वैल्यूज दिख जाएंगी यहाँ पे, तो मतलब कोडोमेन भी तुम्हारी रेंज के बराबर है। हेंस दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलो भाई, अब थोड़े से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कर ले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यार बहुत ही छोटू सा चैप्टर हो गया है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सवाल अब नहीं बचे हैं करने के लिए, लेकिन जो भी गिनती के सवाल है वो फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे टाइप के सवाल आएंगे बेटा प्रिंसिपल रेंज पे। तो साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो तुमको साइन इनवर्स की रेंज पता है -π/2 से π/2। तो यहां से तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा बच्चा? यहां से तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा π/6। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर बनेगा π/3 प्लस π/6, 60 प्लस 3 90। साइन 90 होता है बेटा 1 के बराबर। 2023 में आया हुआ सवाल है, इतना आसान सवाल। एफ ऑफ एक्स तुम्हारा मॉड ऑफ कॉस एक्स के बराबर दिया हुआ है, देन एफ ऑफ 3π/4। अगेन बेटा इट्स अ वेरी वेरी इजी सवाल। ठीक है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इनवर्स का बोलूंगा भी नहीं मैं इसको, 2023 में आया हुआ सवाल है ये। तो तुमको पता है भाई 3π/4 डालोगे तो यहाँ पे तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, लेकिन मॉडुलस है तो उससे कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। आंसर क्या आएगा तुम्हारा? -1/√2 या फिर 1/√2। मॉडुलस है बेटा, ध्यान रखना। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी भाई, देखो एजर्शन रीजन आया हुआ है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक 2023 में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्सेस ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। इनवर्स हम लोग जब निकालते हैं, आपको मैंने वन शॉट में पढ़ाया, जो आपकी इंट्रोडक्शन है, कि भाई सबसे पहले तो हमको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तब हम जाके उसको उसके इनवर्सेस के बारे में बात कर पाते हैं। तो ये एकदम गलत है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर एक स्टेटमेंट गलत हो गई तो दूसरे को सही होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रीड कर लेते हैं। द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू r। बिल्कुल सही बात है यार, एग्जिस्ट करता है tan इनवर्स x। तो assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, हेंस द आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए, हाँ भाई इसको कैसे करोगे बता। कॉस है अब साइन इनवर्स के अंदर, तो अब यहां पे तिगड़म करना पड़ेगा बढ़िया वाला। तो cos ऑफ 13π/5 इज नथिंग बट cos ऑफ 2π प्लस 3π/5, है ना? बोलो हाँ या ना। अब यार जो ये 3π/5 है ना, हमेशा जब भी आप ब्रेक करते हो आपको ये बताया गया है हमेशा ना, ये एक्यूट होना चाहिए यार, ट्राई करो इसको एक्यूट बनाओ। 3π/5 बेटा एक्यूट नहीं है। 3π/5 अगर मैं आइडिया लगाऊं ना, ये सब चीजें देखो दिमाग में करनी होती है। पाई की जगह अगर आप 180 डालोगे तो ये हो जाएगा 540/5। तो मतलब पेंटागन का एक एंगल, रेगुलर पेंटागन का 108। तो यहां से π/2 उठा के इसको दे दो। 2π प्लस π/2 का मतलब क्या है? 5π/2।
और अगर आपने 3π/5 से π/2 निकाल लिया, 108 में से 90 निकाल लिया, तो बचा क्या? 18। बोलो हाँ या ना? बचा क्या तुम्हारे पास? 18। 18 का मतलब क्या है? π/10। इतनी फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन दिमाग में। अब ये क्या है बेटा? वर्टिकल लाइन पे है, तो तुम्हारा रेशो चेंज होगा कॉम्प्लीमेंट्री में, तो कॉस की जगह क्या आएगा मुन्ना? साइन आएगा। और यहां पे क्या आएगा? π/10 आएगा। लेकिन आगे प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, वो बताओ। तो तुम लोगों को देखने को मिल पा रहा है कि ये 2π + 3π/5 है, ये 90 से बड़ा है, तो ये कहां चला जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहां पे कॉस होता है नेगेटिव। तो मतलब हमारी कहानी ऐसी आ गई है कुछ, साइन इनवर्स माइनस साइन π/10। और तुमको पता है तुम इस माइनस साइन को अंदर ले जा सकते हो, साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस π/10। माइनस π/10 क्या? माइनस π/10 अगर तुम यहां से आउटपुट निकालोगे तो पहले चेक कर लो कि क्या ये प्रिंसिपल रेंज में एग्जिस्ट करता है। तो माइनस π/2 से π/2 होती है रेंज, और माइनस π/10 उसके बीच में आता है, तो यहां से आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा -π/10। हमेशा आउटपुट निकालते वक्त ध्यान रखना प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं है, नहीं तो यू विल हैव टू चेंज दैट। सो द आंसर हियर विल बी -π/10, दैट इज बी ऑप्शन। अच्छा सवाल बोलूंगा इसको मैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/5। अगेन सेम टाइप का सवाल है बेटा। सबसे पहले तो बताओ कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? तो आप लोग बोलोगे सर वही -π/2 से π/2, है ना? तो सबसे पहले तो यहाँ पे कहानी को करो चेंज। तो यहां पर अगर आप कहानी को चेंज करने जाओगे तो अंदर वाला इंसान कुछ ऐसा दिखेगा, पाए -2π/5। बोलो हाँ या ना? अब देख लो एक बारी, अब यहां पे देख लो, ये 2π/5 के बारे में थोड़ा सा सोच लो, ठीक है? कि ये किसके बराबर है? 180 × 2, 360/5। 360/5 कितना हो जाता है बेटा? 72 डिग्री। ठीक है, तो ये 72 डिग्री हो गया, मतलब एक्यूट एंगल वाले उसमें आ गया, तो सही है। यहां से तुम लिख सकते हो tan ऑफ 2π/5, और देख लो प्लस साइन आएगा या फिर नेगेटिव साइन आएगा। तो अब तुम यहां से अगर इसको देखोगे तो ये कौन से उसमें है बेटा? ये है पाए माइनस, तो ये हो गया अपना किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बस अब देख लो ये जो एंगल है, क्या वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है? अगर करता है तो बेटा tan इनवर्स के आगे अगर ये लगाओगे तो सीधा ये आउटपुट में आ जाएगा। तो -2π/5 का मतलब क्या है? -72, और अपने को -90 से 90, यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो ये वाला गेम, -2π/5 इसी वाली रेंज में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी कि अगर आप इसके आगे tan इनवर्स लगाओगे तो आपको आंसर -2π/5 मिलेगा, हेंस द आंसर इज बी। चलो इस टाइप के सवाल बेटा आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत कर रखे हैं, आपके एनसीईआरटी में ऐसा सवाल है, आपको 2 cos इनवर्स x प्रूफ करना है, तो आप यहां पर x की वैल्यू क्या डालेंगे? cos थीटा डालेंगे। जैसे ही आप x की वैल्यू cos थीटा डालेंगे तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 2 cos थीटा √1 - cos स्क्वायर थीटा, विच विल बी √sin स्क्वायर थीटा, आउटपुट आएगा sin थीटा। तो 2 cos थीटा sin थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो दिस इज sin इनवर्स sin 2 थीटा, विच विल बी इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा किसके बराबर है? cos इनवर्स x के बराबर है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसके बाद में लेक्चर को करूंगा खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सवाल, 3 मार्क में आ सकता है ये सवाल। tan इनवर्स √1 + x, ऊपर बेटा माइनस है, बीच में नीचे प्लस है, इसके बराबर प्रूफ करना है। तो देखो राइट हैंड साइड में आपको cos इनवर्स दिख रहा है, तो आप यहाँ पे यहां से हिंट भी मिल जाएगा, और आपको पता है यार 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा वाली फॉर्मेशन यहाँ पे एकदम चीख चीख के आप लोगों को पुकार रही है। तो एक काम करो, x की वैल्यू डाल दो cos थीटा। x की वैल्यू अगर आप cos थीटा डाल देते हो, देखो क्या बनेगा यहाँ पे? tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर यहां पर आएगा √1 + cos थीटा, विच इज नथिंग 2 cos स्क्वायर थीटा/2, माइनस यहां पर आएगा बेटा 1 - cos थीटा, विच इज ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा/2। सेम चीज आप डिनोमिनेटर में लिख दो। अब बेटा यार देखो ध्यान रखना, रूट के अंदर से जब आउटपुट निकालो तो बेटा थोड़ा सा रेंज चेक कर लिया करो ऐसे सवालों में, ठीक है?
कि भाई वो पॉजिटिव के साथ निकलेगा, माइनस के साथ निकलेगा, कैसे निकलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो x आपने cos थीटा प्रूफ किया है और x आपको दिया हुआ है कि -1/√2 से 1 तक लाई कर रहा है। तो आप एक बात बताइए, थोड़ा सा यहां पे cos थीटा के बारे में सोचो। -1/√2 से बड़ा होना चाहिए cos थीटा, क्योंकि cos थीटा ये एक्साला है, और 1 से छोटा होना चाहिए। अगर आप यहां पर कहीं देखोगे तो आपको -1/√2 वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, -1/√2 वाला पॉइंट मिलेगा। -1/√2 एक्चुअली पाए यहां पर आ जाता है बेटा आपका 3π/4 पे। पाए माइनस π/4, 3π/4 वाला जो पॉइंट होता है वहां पर -1/√2 आता है। अगर आप इसके आगे घुमाएंगे चक्री तो ये -1/√2 से -1 की तरफ जाएगा, और अपने को x जो है वो -1/√2 से बड़ा रखना है। मतलब ये वाली साइड नहीं जाना, ये वाली साइड जाना है, और cos थीटा 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब अपनी जो रेंज है वो ये है बेटा। तो मतलब अगर x यहां से लेके यहां तक है तो cos थीटा, अगर रेंज मेरी यहां से लेके यहां तक है तो थीटा मेरा कहां से लेके कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके बेटा 3π/4 तक जा सकता है। अगर थीटा यहां से लेके यहां तक वेरी करेगा तो θ/2 कहां से लेके कहां तक करेगा, 0 से लेके 3π/8 तक। ये आपको किताबों में दिखेंगे नहीं, यही चीज टीचर समझाता है एक। अब आपको देखना है बेटा कि सबसे पहले तो 3π/8 को दिमाग में कन्वर्ट कर लो। पाई की जगह अगर 180 डाल दोगे आप तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 560/8। 560/8 तो कितना हो गया ये, है ना, 540/8, 560 की बोल रहा हूँ। 540/8 तो ये कहीं ना कहीं बेटा 60 और 70 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो मतलब θ/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ चुका है। बोलो हाँ है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप लिख देते हो, आपका आंसर आ जाता है। तो आपको लगता है कि अरे सर ये सब चीजें क्यों कर रहे हो। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा यहां पे फंसाएगा ना सवाल में कि आप लोग यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव आउटपुट निकाल लोगे रूट से और आंसर मैच नहीं करेगा। यहां पे तो आप लोगों को दिख गया कि θ/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहां पर ये भी पॉजिटिव निकलेगा, ये भी पॉजिटिव निकलेगा। तो यहां से सिंपली आपका ऐसे खत्म होगा ये सवाल। यहां पर हो जाएगा बेटा, देखो √2 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से निकलेगा cos θ/2 माइनस साइन θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस साइन θ/2। ठीक है, अब आप ऊपर नीचे यहां पे cos से डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस tan θ/2 और 1 प्लस tan θ/2 वाले फॉर्म में जाएगा। ये सब मैं मिटा रहा हूं। तो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्या बनता चला जाएगा। ब्रैकेट की बात कर रहा हूं सिर्फ। 1 माइनस tan θ/2 अपॉन में 1 प्लस tan θ/2। 1 की जगह tan π/4 रखोगे तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b दिखेगा। नीचे tan π/4 1 हो जाएगा। तो ये tan a माइनस tan b के फॉर्मूले से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan ऑफ π/4 माइनस θ/2। ठीक है, तो जब यहां पे इसकी जगह ये आएगा tan इनवर्स tan ऑफ π/4 माइनस θ/2, तो आपका आंसर क्या आएगा, π/4 माइनस θ/2। और आपने x को पुट किया था cos थीटा, है ना। x को पुट किया था अपन ने cos थीटा। तो यहां से अपना थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो अब देखो राइट हैंड साइड में जो है वही आपको दिखने लगा, थीटा की जगह cos इनवर्स x रखोगे तो सवाल हो गया समाप्त। ठीक है, अब बेटा देखो ये एजर्शन रीजन आया हुआ है एक और, तो ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, है ना। अगेन अ वेरी सिंपल सवाल। ऐसा सवाल ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है। साइन इनवर्स 1/2 था वहां पे, यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 है। तो यहां पर क्या हो जाएगी कहानी, आप लोगों को डिसाइड करनी है। ये वाला सवाल देख लो बेटा। ठीक है, ऐसे सवाल अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। ऑब्जर्व करो, तीनों के तीनों कॉस इनवर्स का सम 3π है, और आपको पता है बेटा कि मतलब इनको अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करनी पड़ेगी। तीनों को ही पाए 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 होना पड़ेगा, तीनों को ही पाए 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 होना पड़ेगा, तब जाके 3π का सम आएगा बेटा टोटल। और ये कब होगा, जब अल्फा बीटा और गामा सबके सब किसके बराबर हो जाए दोस्त, बोलो -1 के।
तो अब यहाँ पे -1 रख दो अल्फा बीटा गामा की जगह, तो -1 -2 -1 -2 -1 -2, तो हर जगह तुमको 2 + 2 + 2 मिलेगा, आंसर विल बी 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। बस यहां पे तुम्हारा बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ललकार सीरीज का पार्ट होता है समाप्त। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मैं 2 चैप्टर लेकर आऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। दोनों के दोनों बेटा छोटे छोटे से चैप्टर हैं, तो दोनों के 35 से 40 कंबाइंड सवाल बनेंगे। अगेन 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर कवर कर दूंगा। तो बेटा आपके इस चैनल पे ना कंटेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोगों के साइड से जो भी चीजें पेंडिंग हैं, जो भी आपने वीडियोस को वो होता है ना सेव टू प्लेलिस्ट कर रखा है, उसको देखना चालू करो, क्योंकि सर का सिलेबस होने वाला है कंप्लीट, उसके बाद सर आने लगेंगे लाइव, तो बहुत ज्यादा पेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए पेंडिंग चीजों को अब निपटाना चालू करो। और अगेन बोल रहा हूं, ललकार सीरीज के हर एक पार्ट को शिद्दत से देखना, और इसके साथ साथ अगर आप सुपर 500 के क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आप वो सारे टाइप के सवाल कर लोगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और हर एक सवाल की अच्छी खासी वेरिएशन, एनफ नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस कर लोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।